प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के तुरंत बाद रूस की ओर से एक बड़ा बयान आया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। पुतिन ने मेक इन इंडिया मिशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे। मॉस्को में एक कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने कहा कि मोदी सरकार की मेक इन इंडिया मिशन से भारत को बहुत फायदा हुआ है। इससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर बेहतरीन असर देखने को मिल रहे हैं। रूस को भी मेक इन इंडिया मिशन से सीख लेकर काम करना चाहिए। Премьер-министр, большой друг России, господин Моди, он целую концепцию вывел несколько лет назад. Сделано в Индии. Ну и, знаете, эффект есть. Реальный эффект для индийской экономики ощутимый. Вот не грех повторять то, что... जो रूस भारत के दुश्मन पाकिस्तान को कच्चा तेल बेचकर उससे नजदीकियां बढ़ा रहा है, वही रूस अचानक प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करता नजर आ रहा है। तो सवाल ये है कि पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ और भारत से दोस्ती की बात इस मौके पर क्यों की? दरअसल इसका कारण मेक इन इंडिया का विजन तो है ही, जिससे रूस को भी फायदा हो सकता है। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जो पुतिन को भारत की तारीफ करने पर मजबूर कर रहे हैं। इनमें सबसे अहम है अमेरिका से भारत की बढ़ती करीबी। जिस तरह पीएम मोदी की राजकीय यात्रा पर अमेरिका ने उनका स्वागत किया, कई अहम समझौते हुए और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया, उससे पुतिन परेशान हो गए। पुतिन को डर है कि कहीं भारत उनसे दूर ना हो जाए। इसके अलावा पुतिन की मोदी की तारीफ करने के पीछे की कुछ और वजह भी है, जैसे पाकिस्तान को लेकर रूस की नीति से भारत में अविश्वास का भाव पैदा न हो, रूसी हथियारों की खरीद पर असर न पड़े क्योंकि जंग के कारण रूस इनकी आपूर्ति नहीं कर पा रहा। रूस और अमेरिका के बीच डैमेज कंट्रोल का काम करने के लिए पीएम मोदी की जरूरत है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रूस चीन की स्थिति को लेकर भारत नाराज ना हो जाए। भारत और रूस की दोस्ती सदियों पुरानी है। रूस ने भारत का अहम मौकों पर साथ दिया है, लेकिन हाल के दिनों में चीन और पाकिस्तान की वजह से इस दोस्ती में थोड़ी कड़वाहट आती दिखाई दी। लिहाजा पीएम मोदी की तारीफ कर पुतिन ने साफ कर दिया कि वो इस दोस्ती पर आंच नहीं आने देना चाहते। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ क्या की कि पाकिस्तान में जैसे भूचाल आ गया, पाकिस्तान की सरकार हैरान रह गई, तो वहीं जनता भारत की तरक्की और उसकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करती नजर आई। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यही वजह है कि दुनिया का लगभग हर मुल्क उससे दोस्ती करना चाहता है। पाकिस्तानियों की माने तो पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के कई देशों से बहुत आगे निकल चुका है। यही नहीं, पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि ये भारत की तरक्की का ही सबूत है कि दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ हिंदुस्तानी है। उधर अमेरिका ने एक बार फिर भारत के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने की बात कही है। अमेरिका का मानना है कि भारत एशिया की एक बड़ी ताकत है। साथ ही अमेरिका ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की अहम भूमिका है, लिहाजा अमेरिका उसके साथ मिलकर काम करना चाहेगा और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश करेगा। We very much appreciate the relationship that we have with India and we continue to want to build on that. India is obviously a critical player in the region when it comes to ensuring stability and security in the region, and so we'll continue to work very closely with India. यही नहीं, अब अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत के साथ मजबूत साझेदारी करने की इच्छा जताई है। अमेरिकी अधिकारी डेनियल क्रिटेनब्रिंक ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ दक्षिण चीन सागर में अपना सहयोग बढ़ाएगा क्योंकि यहाँ चीन दादागिरी पर उतारू है। लेकिन भारत और अमेरिका की दोस्ती से भी पाकिस्तान को परेशानी हो रही है। पाकिस्तान की सरकार को लगता है कि इस दोस्ती की वजह से उसे नुकसान होगा और वो रक्षा क्षेत्र में पिछड़ जाएगा। लिहाजा शहबाज शरीफ सरकार ने डिफेंस सेक्टर में भारत और अमेरिका के हालिया समझौतों पर सख्त ऐतराज जताया है। पाकिस्तान के मुताबिक भारत को फाइटर जेट इंजन, ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी देने से पहले अमेरिका को उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने इशारों में अमेरिका को एक तरह से धमकी भी दे डाली। उसने कहा कि अगर अमेरिका ने यही रवैया जारी रखा तो फिर पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यही नहीं, पाकिस्तान के राजनयिकों को तो इस बात से भी दिक्कत है कि अमेरिका ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन में भारत के कहने पर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की आलोचना क्यों की। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। रूस के राष्ट्रपति ने की प्रधानमंत्री मोदी से बात। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई है। वैगनर विद्रोह के बाद पहली बार बातचीत हुई है। रूस की स्थिरता पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना समर्थन जताया है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी ये बातचीत आगे बढ़ी है। रूस की स्थिरता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना समर्थन जताया है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर इस फोन जो बातचीत हुई है उसमें चर्चा हुई है। रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। फोन पर यह बातचीत हुई है। आजकल लोग चीनी के इस्तेमाल से बच रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी कृत्रिम मीठे पदार्थ का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक
और फूड आइटम्स में इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर को लोग ये समझकर इस्तेमाल करते हैं कि ये सिर्फ स्वाद के लिए है, इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हम आपको बता दें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम कैंसर का कारण बन सकता है। इसका इस्तेमाल कई कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक और डाइट सोडा में किया जाता है। च्युइंगम और कई नॉन शुगर मीठे उत्पादों में भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल होता है। डायबिटीज के मरीज भी आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं। एस्पार्टेम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में से एक है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर जुलाई में एस्पार्टेम के खिलाफ कदम उठा सकता है। एस्पार्टेम को कार्सिनोजेनिक घोषित किया जा सकता है, यानी एस्पार्टेम को कैंसर का कारण बनने वाले संभावित तत्वों की सूची में डाला जा सकता है। हालांकि आर्टिफिशियल स्वीटनर का प्रयोग करने वाली कंपनियां IARC के दावे को खारिज कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर जा सकते हैं। पीएम यहां गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे। साथ ही शिव महापुराण पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। गीता प्रेस को इस साल गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव पास आते ही नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। इस कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज खरगोन में 1 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी साथ मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उदयपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया और कहा कि 21 दलों ने मिलकर 21 लाख करोड़ के घोटाले किए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2024 के चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी की जगह इस बार प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। 2019 से ही प्रियंका को चुनाव लड़ाने की मांग की जा रही है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जारी सियासत के बीच ये अटकलें हैं कि यूसीसी बिल संसद के मॉनसून सत्र में सरकार ला सकती है। क्योंकि यूसीसी पर मंथन के लिए 3 जुलाई को संसदीय कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें लॉ कमीशन को भी इस बैठक में बुलाया गया है। इस बैठक में 31 सांसद और कमेटी के सभी मेंबर्स शामिल होंगे, जिनसे यूसीसी पर उनकी राय मांगी जाएगी और उन पर विचार किया जाएगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। हत्या के मामले में हिंदू, मुसलमान, ईसाई के लिए अलग अलग कानून नहीं है, तो वैसे ही अगर एक पुरुष की एक पत्नी होनी चाहिए, बहुपत्नी नहीं होनी चाहिए, इसमें कल्चरल डाइवर्सिटी का क्या संबंध है? समान नागरिक संहिता के मामले में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी कहा कि ये किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। If a woman under similar circumstances goes to the court, then the justice which will be given will be same whether she is Hindu, she is Jain, she is Buddhist or she is Sikh. बीजेपी नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सियासत करने वाले लोगों को घेरा और सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का हवाला दिया जिसमें कॉमन सिविल कोड लागू किए जाने के निर्देश थे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर गठित कमेटी ने यूसीसी कानून के लिए अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। कमेटी के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा लिखित सुझाव और 20,000 से ज्यादा लोगों से इस पर बात हुई है, जिसके बाद इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया और कमेटी जल्दी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। हमारे जब आप ड्राफ्ट पढ़ेंगे आपको लगेगा कि इस कमेटी ने सब कुछ कंसीडर किया है। कमेटी के मुताबिक रिपोर्ट तैयार करने से पहले राज्य के सभी वर्गों, धर्मों, राजनीतिक दलों से भी बातचीत की गई। ड्राफ्टिंग का काम था वो अब पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात उसको प्रिंट किया जाएगा और फिर राज्य सरकार को इसे सौंप दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने उम्मीद जताई कि उत्तराखंड में जल्दी यूसीसी लागू होगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जिन बातों का प्रावधान किया, धारा 44 में जिसका उल्लेख किया है, वो लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य को अवसर मिल रहा है। बताया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने 1 साल से अधिक समय में लोगों के बीच जाकर काम की बात की और इसी पर एक हल निकालने की कोशिश की। यूसीसी के मसले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने अब इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए इसे उनकी राजनीतिक साजिश करार दिया है और दावा किया कि आने वाले चुनावों को देखते हुए ये बीजेपी का सियासी हथकंडा है। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने सवाल पूछा कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट से पहले ही बीजेपी इसे लेकर संसद में तैयारियां क्यों शुरू कर रही है। वो 2024 की स्ट्रेटेजी है, जो स्टेट्स में चुनाव आ रहे हैं उसको पोलराइज करने की सियासत का एक हिस्सा है और ये साबित हो गया कि लॉ कमीशन ने अभी अपनी रिपोर्ट दी नहीं है, अभी वो राय इकट्ठी कर रहा है और पार्लियामेंट के अंदर तैयारियां सरकार ने शुरू कर दी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बीजेपी को घेरते हुए आरोप लगाया कि ये सिर्फ लोगों को बांटने की राजनीति है। इसका कोई औचित्य नहीं है, ये ध्रुवीकरण का एक और मसौदा है।
कांग्रेस के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड का देश में विरोध भी हो रहा है, लिहाजा इस पर बहस होनी चाहिए कि देश को यूसीसी चाहिए भी कि नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से रील और ओटीटी पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से रील और वेब सीरीज की बातें सुनकर छात्र ठहाके मार के हंसने लगे, क्योंकि छात्रों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने वेब सीरीज की बातें की। पीएम मोदी के मुंह से रील और ओटीटी की बातें सुनकर लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे और पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। और साथियों, कैंपस में आने का आनंद भी तभी होता है जब आप कलीग के साथ आए। दो दोस्त चल दिए गप्पे मारते हुए, दुनिया जहान की बातें करेंगे, इजराइल से लेकर के मून तक कुछ छोड़ेंगे नहीं। कौन सी फिल्म देखी, ओटीटी पर वो सीरीज अच्छी है, वो वाली रील देखी या नहीं देखी, अरे बातों का अथाह समंदर होता है। इसलिए मैं भी आज आपकी ही तरह दिल्ली मेट्रो से अपने युवा दोस्तों से गपशप करते करते यहां पहुंचा हूं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शरीक होने पहुंचे थे, लेकिन जब वो स्टूडेंट्स के बीच पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी का दोस्ताना अंदाज देखने को मिला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छात्रों को संबोधित करने आए तो उन्होंने मन की बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने ऐतिहासिक अमेरिकी दौरे का जिक्र करना भी नहीं भूले। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अमेरिका की यात्रा से लौटा। आप सबने देखा होगा आज भारत का सम्मान कितना बढ़ा है, गौरव कितना बढ़ा है। क्या कारण है? क्या कारण है आज भारत का इतना गौरव बढ़ा है? उत्तर वही है क्योंकि भारत की क्षमता बढ़ी है, भारत के युवाओं पर विश्व का भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीयू के छात्रों के सामर्थ्य की तारीफ की, वहीं उनकी जिंदादिली की तारीफ में भी कसीदे कसे। आप चाहे जिस ईयर के पास आउट हो, दो डीयू वाले मिलकर इन पर कभी भी घंटों निकाल सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेट्रो का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी अपने आवास के पास बने लोक कल्याण मार्ग स्टेशन से विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के लिए सवार हुए। और किसी आम मुसाफिर की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी ने पहले टिकट काउंटर से टोकन लिया और फिर जेब से एक्सेस कार्ड निकालकर एंट्रेंस ऑटोमेटिक गेट पर लगाया और प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एंट्री ली। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीढ़ियों से उतरकर अंडरग्राउंड स्टेशन पहुंचे। लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री ने कुछ मिनट मेट्रो के आने का इंतजार किया और फिर ट्रेन के पिछले कोच में बैठकर दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उनके साथ कुछ एसपीजी गार्ड्स भी मौजूद थे। 27 मिनट के सफर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को यात्रियों से बातचीत करते हुए भी देखा गया। पीएम मोदी जैसे ही ट्रेन में पहुंचे, लोगों ने थोड़ी ही देर बाद उन्हें घेर लिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टूडेंट्स और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। पीएम मोदी ने मेट्रो में यात्रा कर रहे लोगों से सवाल जवाब भी किए। अच्छा, आप में से कभी किसी ने प्रयोग किया है एक भी रुपया कैश जेब में लिए बिना? ये सर हमने किया है। 7 दिन तक कैश को हाथ नहीं लगाएगा। ऐसा किया प्रयोग? ये सर किया है। उन अनुभवों को आपने अपने ब्लॉग पर शेयर करना चाहिए। ये सर लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य होता है। मैं जब दुनिया को बताता हूँ कि आपको एक भी रुपया लिए बिना हिंदुस्तान में जाइए, आपके पास मोबाइल है तो आप आराम से अपना कारोबार चला सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो में सफर कर रहे अलग अलग राज्यों के लोगों से उनका हालचाल भी पूछा। मूल कहाँ से है? सर मैं रांची, झारखंड। आपने झारखंड के बाहर कोई दोस्त बनाए यहाँ? जी बहुत सारे बनाए। किस राज्य के? सर यूपी के हैं और मैं जिस कॉलेज में हूँ वो बालाजी मंदिर चलाती है, तो वहाँ पे बहुत सारे मेरे तेलुगु दोस्त भी बने और एक साउथ अफ्रीका का भी है। लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन से डीयू मेट्रो स्टेशन तक जाने में करीब 15 मिनट लगे और फिर मेट्रो से निकलकर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। अपने मणिपुर दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोइरांग शहर के राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी का काफिला जैसे ही वहां पहुंचा, लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया।
और उनके सम्मान में जमकर नारेबाजी की। इसके बाद राहुल गांधी सीधे राहत शिविर कैंप के अंदर गए, जहां उन्होंने मौजूद पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान एक महिला ने राहुल गांधी को हाथ से बनी एक कैप भेंट की। वहीं राहुल गांधी ने मौजूद छोटे बच्चों से भी बात की और उनकी समस्याओं को सुना। राहुल गांधी जब पीड़ितों से मुलाकात कर रहे थे, उस समय एक लड़की अपनी आपबीती सुनाते हुए भावुक होकर रोने लगी, जिसे संभालने के लिए राहुल ने उसका ढांढस बंधाया और किसी तरह शांत किया। राहुल गांधी के साथ मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, पीसीसी अध्यक्ष किशम मेघचंद्र सिंह और पूर्व सांसद अजय कुमार भी थे, जिन्होंने राहुल गांधी के साथ हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मोइरांग शहर के दूसरे शिविर में भी राहुल गांधी गए, जहां दिव्यांग बच्चों के साथ उनकी मुलाकात हुई, जिनकी समस्याओं को राहुल गांधी ने सुना और जल्द हालात सुधारने का भरोसा दिया। इस दौरान वहां मौजूद बच्चों ने अपने हाथ में पोस्टर्स लिए हुए थे, जिस पर उन्होंने अपने घर लौटने और फिर से स्कूल जाने की मांग की थी। राहुल गांधी ने इस दौरान वहां सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि 1944 में इसी शहर से आजाद हिंद फौज ने भारतीय तिरंगा फहराया था। राहुल गांधी ने इस दौरान मणिपुर में शांति की अपील करते हुए राहत शिविरों में इंतजाम ठीक न होने के आरोप लगाए। रिलीफ कैंप्स में बड़ी कमियां हैं, सामने दवाई की कमी है, खाने की कमी है, तो सरकार को इन चीजों के बारे में एक्शन लेना चाहिए। इस दौरान राहुल गांधी का काफिला मोइरांग शहर में जहां से भी निकला, वहां लोगों की लंबी कतारें उनके स्वागत में कई किलोमीटर तक नजर आईं। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर सियासत भी हाई रही। दौरे के पहले दिन जहां उनके काफिले को रोके जाने का विरोध हुआ, तो दूसरे दिन भी इस मुद्दे पर जमकर सियासी बयानबाजी हुई। बीजेपी ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि अब मणिपुर में जब हालात सुधर रहे हैं, तो राहुल गांधी उसे और भड़काने के इरादे से गए। गृह मंत्री ने सब दलीय बैठक बुला ली है, वह शांति अमन चैन बना हुआ है। मुख्यमंत्री अपने आप में संबल है और उसको स्थिति को सुधार रहे हैं और सुधर रही है, तो आप तो दंगा कराने जा रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए उनकी सोच को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। जब शाह जा सकते हैं, आपके लोग कैंप को विजिट कर सकते हैं, अपोजिशन पार्टी का क्यों नहीं कर सकते लीडर? आप और वो गए ड्रामा, आप गए तो क्या है, महाड्रामा। मल्लिकार्जुन ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को रास्ते से जाने से इसलिए रोका गया ताकि वहां के हालात का सच सामने न आ सके। अंतरिक्ष में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स घूमते रहते हैं। इनमें से कुछ कभी कभी पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाते हैं। एक बार फिर अंतरिक्ष में तैर रहे 3 बड़े एस्टेरॉइड तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। तीनों एस्टेरॉइड जुलाई के महीने में अलग अलग तारीखों पर पृथ्वी के करीब से गुजरेंगे। नैनीताल के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान ने इस बारे में जानकारी दी है, जिसके मुताबिक पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा एक एस्टेरॉइड MT1 इंडिया गेट के आकार से भी बड़ा है। करीब 50 वर्ग मीटर का MT1 एस्टेरॉइड 3 जुलाई को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। वहीं 8 जुलाई को एस्टेरॉइड ME4 पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। एस्टेरॉइड ME4 एक बड़ी बस के आकार का है, जबकि एस्टेरॉइड UQ3 18 जुलाई को पृथ्वी और चंद्रमा के बीच से होकर गुजरेगा। हालांकि जुलाई में आ रहे एस्टेरॉइड से पृथ्वी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 76 फ्लैट्स की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। ये फ्लैट माफिया अतीक अहमद से जब्त की गई जमीन पर बनाए गए थे, जिस पर माफिया अतीक अहमद ने जबरन कब्जा किया था। सरकार ने इन जमीनों को कब्जे से मुक्त कराने के बाद गरीबों के लिए घर बनाए और फिर उन्हें सौंप दिया गया। इससे पहले PDA अफसरों के साथ फ्लैट के कंस्ट्रक्शन का निरीक्षण किया। इसके बाद बच्चों से मुलाकात की और उन्हें चॉकलेट भी दी। गरीबों को फ्लैट देते समय मुख्यमंत्री योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार गरीबों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि अब तक 54 लाख गरीबों को घर मिले हैं और जल्द ही 10 लाख लोगों को नए घर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर 54 लाख गरीबों को एक आवास मिल चुका है। 54 लाख गरीबों को। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी मौजूद रहे। दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन मंदी की मार झेल रहा है और उसकी जनता के सामने भूखमरी समेत कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। फूड बैंक चैरिटी द ट्रसल ट्रस्ट ने ब्रिटेन पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल ब्रिटेन के लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा था। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि पिछले साल ब्रिटेन के 7 में से 1 व्यक्ति को भूखा रहकर जीवन व्यतीत करना पड़ा। रिपोर्ट में बताया गया कि ब्रिटेन में पिछले साल भूखे रहने वाले लोगों की संख्या करीब 11.3 मिलियन थी, जो स्कॉटलैंड की आबादी से दुगनी है।
लोगों को इसलिए भूखा रहना पड़ा क्योंकि उनके पास पैसों की किल्लत थी। इसके साथ ही बढ़ती महंगाई और खराब सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की वजह से भी लोग भूखे रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की 7% आबादी को फूड बैंक की ओर से मदद पहुंचाई जा रही है। वहीं भूखमरी झेल रही 71% जनता के पास किसी तरह की मदद नहीं पहुंच पा रही है। भारत के साथ सैन्य रिश्तों को लेकर अमेरिका ने आज एक बड़ा बयान दिया। भारत के साथ सैन्य रिश्तों को लेकर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन का एक बड़ा बयान सामने आया है। पेंटागन ने कहा है कि क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से भारत की भूमिका काफी अहम है और अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम करता रहेगा। 4 जुलाई को भारत की मेजबानी में हो रहे एससीओ समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वर्चुअली शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर दोनों नेता शामिल होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच बखमुत पर कब्जे की लड़ाई जारी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर यूक्रेन के हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का दावा किया है। चीन से जारी तनाव के बीच अमेरिका की बाइडेन सरकार ने ताइवान को $440 मिलियन के हथियार देने का ऐलान किया है। चीन ने इस फैसले का विरोध करते हुए अमेरिका को चेतावनी दी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक लग्जरी घड़ियों और ज्वेलरी की दुकान में भीषण आग लग गई। 2 महीनों पहले ही इस दुकान को रेनोवेट कर दोबारा खोला गया था। अमरनाथ की ऐतिहासिक और पवित्र यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है। शिव भक्तों के पहले जत्थे को आज सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना किया गया। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिव भक्तों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बम बम भोले और भारत माता की जय के नारों के बीच भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर खासा उत्साह है और जोश हाई दिखा। सुरक्षा देखिए आप किस तरह की है। सुरक्षा आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के लिए जो जवान जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो ये पहला जत्था जो है वो आज पवित्र गुफा के लिए जम्मू से जो है वो रवाना हुआ है। पहले जत्थे में 159 वाहनों में 3294 शिव भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए। ये जत्था कल बालटाल से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पवित्र अमरनाथ गुफा के अंदर जाएगा। 62 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं उधमपुर में अमरनाथ यात्रा में जाने वाले यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। डीसी उधमपुर ने फूलमालाएं पहनाकर यात्रियों को सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दी। वहीं सुरक्षा का भी पूरा भरोसा दिलाया। सीआरपीएफ अधिकारियों ने शिव भक्तों को आश्वासन दिलाया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा की व्यवस्था बहुत मजबूत है। चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ तैनात है, आर्मी भी है, पुलिस कंपोनेंट है, बहुत समन्वय की स्थिति है। किसी प्रकार की कोई सुरक्षा को लेकर समस्या नहीं। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी। यात्रा के लिए अभी तक 3 लाख यात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस बार ये यात्रा जम्मू कश्मीर के 2 रूट पहलगांव और बालटाल से होगी और दोनों रूट से हर दिन 10-10 हजार यात्री जाएंगे। हेलीकॉप्टर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की अलग व्यवस्था की गई है। यात्रा के लिए आए शिव भक्तों में खासा उत्साह है और बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए भक्त आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अब कैलाश मानसरोवर यात्रा धारचूला से लिपुलेख तक होगी। यानी शिव भक्तों को कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए चीन जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया और बताया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए राज्य सरकार की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो आने वाले समय में सड़क मार्ग से पूरी की जाएगी और यहीं हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से धारचूला होते हुए लिपुलेख तक यात्रा जाएगी। यात्रा मार्ग पर कई जगह लैंडस्लाइड भी हुआ है। ऐसे में तेजी से सड़कों की मरम्मत का काम भी चल रहा है। कैलाश मानसरोवर हिंदू समेत जैन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी बेहद पवित्र और आस्था का केंद्र है। बीते 4 साल से कैलाश मानसरोवर यात्रा अलग अलग कारणों से स्थगित हो रही थी। बाबा बागेश्वर का कथा पंडाल अब दिल्ली में सजने जा रहा है। बाबा बागेश्वर 5 से 8 जुलाई तक दिल्ली में हनुमान कथा का आयोजन करेंगे। आईपी एक्सटेंशन के रामलीला ग्राउंड में होने वाले इस कार्यक्रम में कई लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। टमाटर के बाद अब प्याज के दाम भी बढ़ सकते हैं। भारी बारिश ने प्याज की फसल को बर्बाद कर दिया है। महाराष्ट्र के नासिक में व्यापारियों ने फसल को बचा कर रखा था, लेकिन उम्मीद से ज्यादा बारिश ने काम खराब कर दिया है। यूपी के बांदा में ट्रक और कार की टक्कर में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में सड़कें मानो तालाब में तब्दील हो गई हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक सड़कों पर नाव चलाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है।
जून का महीना आज खत्म हो रहा है और कल से जुलाई का महीना शुरू होगा और ये कई बड़े बदलावों के साथ शुरू हो सकता है। जी हाँ, 1 जुलाई को रसोई या कमर्शियल में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछले महीनों की तरह सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड पर 1 जुलाई से 8.05% की दर से ब्याज मिल सकता है। जुलाई महीने में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर प्रभावी हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ये डेडलाइन आगे बढ़ सकती है। चीन की नेवी अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। खासतौर पर पनडुब्बियों के मामले में चीन कहीं आगे निकल चुका है। लिहाजा अमेरिका अब एक ऐसा हथियार विकसित कर रहा है जो आसमान से चीन की पनडुब्बियों को नेस्तनाबूद कर सकता है। दरअसल अमेरिका एक घातक टॉर्पीडो तैयार कर रहा है। ये टॉर्पीडो आसमान से समुद्र की गहराइयों में छिपी पनडुब्बियों को पलक झपकते तबाह कर सकता है। जानकारी के मुताबिक इस टॉर्पीडो का नाम MK-54 है, जिसे फ्लाइंग टॉर्पीडो भी कहा जाता है। इस टॉर्पीडो की खासियत यह है कि इसे 30,000 फीट की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है। इसे लॉन्च करने के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर विमान की जरूरत होती है। ये टॉर्पीडो लंबी दूरी और अत्यधिक ऊंचाई से दुश्मन की पनडुब्बी पर हमला करने में सक्षम होगा। ये पानी में घुस जाता है और दुश्मन की पनडुब्बी का पीछा करने लगता है। इसमें फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, PS बेस्ड नेविगेशन सिस्टम और एक पावर सोर्स लगा होता है। इस घातक टॉर्पीडो को अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी बोइंग डिफेंस बना रही है। ये अपनी तरह का पहला सिस्टम होगा जिससे किसी पनडुब्बी को तबाह करने के लिए विमानों को पानी के करीब नहीं जाना होगा। भारतीय शेयर बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 803 पॉइंट्स के उछाल के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने भी 216 पॉइंट्स की लंबी छलांग लगाई। एक हफ्ते में दूसरी बार पीएम मोदी कल फिर मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल शहडोल में स्किल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ने 27 जून को शहडोल आना था, लेकिन भारी बारिश की संभावना के चलते उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के बाद उद्धव गुट ने केंद्र सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का समर्थन किया। सूत्रों के मुताबिक अगर मानसून सत्र के दौरान सरकार यूसीसी बिल पेश करती है तो उद्धव गुट के नेता उसका समर्थन करेंगे। देश के तमाम राज्यों में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई राज्यों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। और गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के बाद एक कार अंडरब्रिज पर फंस गई। कार ऊपर तक पानी में डूब गई, जिसके बाद कार सवार लोगों ने किसी तरह कार से निकलकर अपनी जान बचाई। गुजरात के राजकोट में भी भयानक मंजर देखने को मिला। यहाँ घूमने आए 3 पर्यटक लहरों के बीच फंस गए क्योंकि यहाँ पानी का बहाव काफी तेज था, जिसकी वजह से पर्यटकों को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। और मुंबई में भी भारी बारिश के बाद हालात बदतर नजर आए। अंधेरी में एक अंडरब्रिज पानी में पूरी तरह डूब गया, जबकि मरीन ड्राइव से समुद्र की ऊंची लहरें उठती नजर आईं, जो आसपास रह रहे लोगों को डरा रही थी। आसाम के बारपेटा जिले में बाढ़ से स्थिति और भी ज्यादा भयावह है। यहाँ बाढ़ से 43,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि फसलों को भी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। और बारपेटा में आई बाढ़ से जूट की फसल पूरी तरह चौपट हो गई। यहाँ बाढ़ ने रिहायशी इलाकों को चारों तरफ से घेर लिया है और लोग अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी कैंप में रहने को मजबूर हैं। तो पानी से वो सब तल गया। कितना बीघा? वो मेरा 5 बीघा है। पटना में आज सुबह हुई मूसलाधार बारिश के बाद चारों तरफ पानी नजर आया। इसकी वजह से मैं स्कूटी नहीं निकाल पा रही हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है अभी। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सतर्क किया है और लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील की है। वहीं गुजरात के डांग जिले में भी भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ भारी बारिश की वजह से 110 फीट ऊपर से गिरने वाले वाटरफॉल का बेहद सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने गुरुवार को अंतरिक्ष में अपनी पहली कमर्शियल उड़ान पूरी करके इतिहास रच दिया। ये मिशन गुरुवार सुबह न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में स्पेस पोर्ट अमेरिका से लॉन्च किया गया, जिसमें वर्जिन गैलेक्टिक का रॉकेट पावर्ड विमान 2,79,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा, यानी जमीन से आसमान तक करीब 80 किलोमीटर की ऊंचाई। विमान में इटली के 3 शोधकर्ताओं की एक टीम सवार थी। इटली के 2 वायुसेना अधिकारी और इटली के राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद के एक एरोस्पेस इंजीनियर ने वर्जिन गैलेक्टिक के 3 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरी।
ये सफर पूरी तरह से अंतरिक्ष में जाने के लिए नहीं था, बल्कि उसके मुहाने तक पूरा हुआ। इस दौरान कुछ मिनटों के लिए जीरो ग्रेविटी जैसी वेटलेस चीज को महसूस किया जा सका। इस ऐतिहासिक उड़ान के सफल होने पर शोधकर्ताओं ने 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर इटली का ध्वज भी फहराया। उड़ान भरने के लगभग 75 मिनट बाद यूनिटी अंतरिक्ष विमान सुरक्षित रूप से स्पेस पोर्ट अमेरिका के रनवे पर वापस आ गया। हालांकि ये उड़ान एक रिसर्च फ्लाइट थी, लेकिन आने वाले कुछ महीनों के भीतर ही वर्जिन गैलेक्टिक की कमर्शियल उड़ानें शुरू हो जाएंगी।